हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जो क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा है दोस्तों 22 दिसंबर को विज्ञान का। तो उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं, है ना। विज्ञान का जो है आंसर की लेकर आ गए हैं दोस्तों, इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देख लीजिए वर्ग 8 विषय विज्ञान दोस्तों, पूर्णांक का 50 है, समय 2.5 घंटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आंसर की को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली या सूत्र जैसी संरचनाएं कौन सी है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में दिया है न्यूक्लियस, बी में गुणसूत्र, सी में जीन और डी में राइबोसोम। तो क्वेश्चन नंबर पहला का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, गुणसूत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए क्या है दोस्तों। अधिकांश धातुएं कठोर होती है और आसानी से नहीं काटी जा सकती, लेकिन नीचे दिए गए विकल्पों में से एक धातु इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। वह कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में लोहा, बी में सोडियम, सी में सोना, डी में मैग्नीशियम। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सोडियम। ठीक है, सोडियम को जो है दोस्तों आसानी से जो है ना चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से क्या दोस्तों कौन सा जो है सूक्ष्म जीव शराब के निर्माण में उपयोग किया है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए। ए में है बैक्टीरिया, बी में वायरस, सी में यीस्ट, डी में शैवाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, ईस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता? तो ऑप्शन देख लीजिए। ए में नींबू का रस, बी में सिरका, सी में नल का पानी, डी में वनस्पति तेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, वनस्पति तेल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। दो लड़के एक डिब्बे के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो लड़का ए डिब्बे को दाईं ओर 40 न्यूटन बल से धक्का देता है, जबकि लड़का बी बाईं ओर 30 न्यूटन बल से धक्का देता है। तो डिब्बे पर कुल बल कितना होगा और वह किस दिशा में चलेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लीजिए दोस्तों, वो जो है ना 10 न्यूटन दाईं ओर दोस्तों, 10 न्यूटन दाईं ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्या कर रहा है कि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी गई है। यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु और उसकी छवि के बीच कुल दूरी कितनी होगी? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। ए में 5 सेंटीमीटर, बी में 10 सेंटीमीटर, सी में 15 सेंटीमीटर और डी में ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। है ना, तो ये हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, तो आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है ना। थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसको हम जो है पढ़ लेंगे दोस्तों। आप लोग बस ध्यान से देखिए। क्या है कि टैडपोल यानी मेढक के बच्चे का जो है दोस्तों वयस्क मेढक में कायांतरण ठीक में होने के लिए पानी में किस तत्व की उपस्थिति जो है आवश्यक होती है? तो क्लोरीन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। तो दोस्तों आयोडीन, ऑप्शन डी इसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 7 का डी आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए दोस्तों खंड बी, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, कोई जो है 6 प्रश्न का उत्तर देना है। खंड बी में जो आपका रहेगा क्वेश्चन, उसमें से कोई 6 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। वह प्रक्रिया जिसमें पुरुष और महिला युग्मक मिलकर जाइगोट है ना का निर्माण करते हैं, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे जो है ना निषेचन कहा जाता है। आप लोग यहाँ निषेचन लिख देंगे, क्या दोस्तों? निषेचन। ठीक है, निषेचन। ठीक है ना, चलिए 9 नंबर देख लीजिए क्या है। क्षतिग्रस्त बीज पानी की सतह पर जो है क्या होता है दोस्तों? तैरने लगती है ना, तैरती है लिख दीजिएगा, तैरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है, तो किसके द्वारा दोस्तों? तो माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। आप यहाँ लिख दीजिएगा सूक्ष्मदर्शी, क्या दोस्तों? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है ना सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसके साथ दोस्तों जो है देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है। एक ही प्रकार के पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना और उनका उत्पादन करना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। क्या दोस्तों? फसल कहलाता है। ठीक है ना, चलिए 12 नंबर देख लीजिए क्या है। एकल कोशिका से बने जीवों को जो है एक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय कहते हैं, लिख दीजिएगा आप लोग, है ना।
एक कोशिकीय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और 14 में देख लीजिए क्या पूछा है दोस्तों, कम रोशनी में देखने पर पुतली का आकार क्या हो जाता है दोस्तों? तो पुतली का आकार जो है बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का दोस्तों, है ना। अब हम लोग चलते हैं खंड सी की तरफ। ठीक है, तो खंड सी में देख लीजिए दोस्तों क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखने पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्विक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 3 प्रतिबिंब दोस्तों। कितना? 3 प्रतिबिंब। जब 2 समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 3 होती है। इसकी गणना सूत्र देख लीजिए, n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 का उपयोग कर की जाती है, जहाँ थीटा दर्पणों के बीच का कोण है। इस स्थिति में जो है दोस्तों क्या करेंगे, n बराबर 360, थीटा क्या है 90 दोस्तों, माइनस 1 करना है। तो 90 से 360 में भागा दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, फिर 4 में 6 घटे 3 दोस्तों, है ना, 3 निकल गया ना दोस्तों। कुछ इस प्रकार से जो है गणना करना है। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए क्या बोला है दोस्तों, पार्श्विक परिवर्तन का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होकर अपना दाहिना हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में बायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18, 19। चलिए हम सभी को पढ़ लेते हैं। क्या है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं होती है, क्यों? तो इसका आंसर देखेंगे। 17 देख लीजिए, खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बने होते हैं लेकिन उनके हैंडल अधातु या प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे। 18 LED क्या है, इसे अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में क्यों पसंद किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे। 19 नंबर देख लीजिए, क्यों किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए सारी क्वेश्चन का तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा था कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं होती है, क्यों? तो आंसर क्या लिखिएगा, पौधों को संरचनात्मक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है क्या होता है दोस्तों, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है, बनी एक कठोर बाहरी परत होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है। इसका कारण है, क्या कारण है देख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा दोस्तों, संरचनात्मक समर्थन। कोशिका भित्ति पौधों को एक निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करती है जिससे वे बिना किसी बाहरी कंकाल के खड़े रह पाते हैं। ठीक है, फिर सुरक्षा की बात करें दोस्तों, तो यह पौधों की कोशिकाओं को यांत्रिक क्षति और ऑस्मोटिक दबाव के कारण फटने से बचाती है। फिर देख लीजिए पशुओं में जो है आवश्यकता नहीं, पशुओं में गतिशीलता और विभिन्न प्रकार के ऊतकों के निर्माण के लिए लचीलेपन की आवश्यकता होती है जो एक कठोर कोशिका भित्ति द्वारा बाधित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि खाना पकाने के बर्तन धातु के बने होते हैं लेकिन उनके हैंडल अधातु या प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? तो आंसर देख लीजिए, धातुओं की उच्च तापीय चालकता यानी उष्मा का जो है चालकता और अधातुओं की कम तापीय चालकता के कारण। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लीजिए, धातुओं के बर्तन जो है क्यों बनाए जाते हैं? तो धातु है जैसे एल्युमिनियम या स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो उष्मा की अच्छी चालक होती है जिससे उष्मा भोजन तक कुशलता से पहुंचती है और खाना जल्दी पकाता है। ठीक है दोस्तों, फिर देख लीजिए अधातु या प्लास्टिक के हैंडल क्यों हो रहता है दोस्तों? तो हैंडल अधातु जैसे कि लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं क्योंकि वे उष्मा के कुचालक होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हैंडल गर्म ना हो जिससे बर्तन को पकड़ना सुरक्षित और आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18, क्या है कि एलईडी क्या है, इसे अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में क्यों पसंद किया जाता है? तो देख लीजिए दोस्तों, एलईडी यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए एलईडी एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत प्रवाह गुजरने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसे अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में पसंद किया जाता है क्योंकि दोस्तों पहला तो आपका ऊर्जा दक्षता देख लीजिए, एलईडी बहुत कम बिजली की खपत करते हैं और अधिकांश ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करते हैं न कि उष्मा में। फिर देख लीजिए लंबा जीवन काल, इनका जीवन काल सामान्य तापदीप्त या
CFL बल्बों की तुलना में काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, फिर देख लीजिए दोस्तों टिकाऊपन, है ना, टिकाऊपन कितना टिकेगा देख लीजिए। यह ठोस अवस्था वाले उपकरण है, इसलिए झटकों और कंपन के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए तीव्र चमक, ये तुरंत पूरी चमक से जलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में क्या पूछा था आपसे, क्यों किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए। तो आंसर देख लीजिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता के कारण। ठीक है, तो चलिए इसके और आगे देखते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करनी चाहिए ताकि वह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए तैयार हो सके। इसके प्रमुख कारण है, पहला तो हो गया दोस्तों आपका शारीरिक स्वास्थ्य, है ना। तो देख लीजिए उचित उम्र में शादी और गर्भधारण से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। ठीक है, फिर देख लीजिए मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता व्यक्तियों को रिश्ते की चुनौतियों, जिम्मेदारियों और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसके बाद देख लीजिए वित्तीय स्थिरता, एक निश्चित उम्र तक व्यक्ति आमतौर पर करियर स्थापित कर लेता है और वित्तीय रूप से स्थिर हो जाता है, जो एक परिवार के पालन पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कानूनी आवश्यकता, कई देशों में शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र निर्धारित होती है। ठीक है, तो दोस्तों तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए दोस्तों खंड डी, ठीक है, जिसमें जो है किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों, है ना। तो चलिए देखते हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो है 6-6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है, आंतरिक और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, किसी एक कोशिकीय जीव में बाइनरी फिशन की प्रक्रिया को चित्र सहित दर्शाइए। तो इसके आंसर देखेंगे। फिर 21 नंबर देख लीजिए, एक व्यक्ति ऊंची एड़ी यानी हाई हील्स के जूते पहनता है और दूसरा सपाट यानी फ्लैट जूते पहनता है, तो दोनों में से कौन जमीन पर अधिक दाब डालता है और क्यों। दाब के सूत्र का प्रयोग करके इस स्थिति का विश्लेषण कीजिए। तो चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है 22 नंबर, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं दोस्तों, है ना। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की विशेषता क्या होती है, रेखा चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए 19 तक हो गया था, 20 नंबर क्वेश्चन है ना। इसके आंसर को देख लेते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चन दिया था कि आंतरिक और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है, किसी एक कोशिकीय जीव में बाइनरी फिशन की प्रक्रिया को चित्र सहित दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। निषेचन के स्थान में अंतर, तो पहला दोस्तों आपका आंतरिक निषेचन देख लीजिए, यह तब होता है जब नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, पक्षी, सरीसृप। ठीक है, फिर देख लीजिए बाह्य निषेचन, यह तब होता है जब संलयन मादा के शरीर के बाहर आमतौर पर पानी में होता है, जैसे कि मछली, है ना, मेढक। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया बाह्य निषेचन, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नोट में दोस्तों बाइनरी फिशन का चित्र यहाँ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन प्रक्रिया नीचे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है बाइनरी फिशन का चित्र जो है बना लीजिएगा, है ना, देखकर। बाकी हम यहाँ पर दोस्तों प्रक्रिया को बता दे रहे हैं। तो दोस्तों अमीबा में देख लीजिए केंद्र का विभाजन, अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और विभाजित होकर 2 छोटे केंद्रक बनाता है। फिर देख लीजिए कोशिका द्रव्य का विभाजन दोस्तों, है ना, केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य भी विभाजित होने लगता है और कोशिका के बीच में एक खांच बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं। फिर देख लीजिए दोस्तों 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण, खांच गहरी होती जाती है और अंत में 2 अलग अलग समान आकार की संतति कोशिकाएं बनती है, जिनमें से प्रत्येक में एक केंद्रक होता है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया, और जो चित्र बनाने के लिए क्या है दोस्तों उसको आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बाकी ये दोस्तों आपका प्रक्रिया हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और 21 में क्वेश्चन क्या दिया था आपसे, एक व्यक्ति ऊंची एड़ी यानी हाई हील्स के जूते पहनता है और दूसरा फ्लैट यानी सपाट जूते पहनता है, तो दोनों में से कौन जो है जमीन पर अधिक दाब डालता है और क्यों। दाब के सूत्र का प्रयोग करके इस स्थिति का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं दोस्तों, है ना। तो स्टेप 1 देख लीजिए दोस्तों, दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब का सूत्र होता है दोस्तों P बराबर F/A। ठीक है, फिर देख लीजिए जहाँ P जो है दोस्तों क्या है, दाब है ना, F जो है दोस्तों बल, और A जो है वह क्षेत्रफल है जिस पर बल लगाया जाता है। ठीक है, स्टेप 2 देख लीजिए, स्थिति का विश्लेषण, दोनों व्यक्तियों का वजन F लगभग समान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट देख लीजिए, ऊंची एड़ी के जूते में जूते का क्षेत्रफल बहुत कम होता है क्योंकि सारा वजन एड़ी और पंजे के छोटे से हिस्से पर केंद्रित होता है। फिर देख लीजिए सपाट जूते में जो जूते का क्षेत्रफल अधिक होता है क्योंकि वजन पूरे तल पर फैला होता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, चूंकि ऊंची
एड़ी वाले जूते में क्षेत्रफल कम है, इसलिए सूत्र के अनुसार दाब अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, जो आप यहाँ दिया है शॉर्ट आंसर दोस्तों, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ऊंची एड़ी के जूते पहनने वाले व्यक्ति जमीन पर अधिक दाब डालता है। इसका कारण यह है कि दाब लगाए गए बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उस सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है जिस पर बल लगाया जाता है। ऊंची एड़ी के जूते जमीन के संपर्क में बहुत कम क्षेत्रफल घेरते हैं, जिससे वजन के कारण दाब बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 है ना, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या कि समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की विशेषताएं क्या होती है, रेखा चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, तो दोस्तों हम जो है इसमें केवल विशेषता केवल बताएंगे आपको। यहाँ दोस्तों चित्र जो है ना आप लोग खुद से बना लीजिएगा। तो देख लीजिए समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की विशेषताएं। तो विशेषता देख लीजिए क्या क्या है दोस्तों, निम्नलिखित है। देख लीजिए, पहला तो आपका हो गया आभासी, है ना। छवि जो है दोस्तों वास्तविक नहीं होती है और इसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर देख लीजिए दूसरा पॉइंट सीधी, छवि वस्तु के समान अभिविन्यास में होती है। ठीक है, फिर देख लीजिए समान आकार दोस्तों, छवि का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, ये विशेषता हो गया। फिर समान दूरी देख लीजिए दोस्तों, छवि दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देख लीजिए पार्श्विक रूप से उल्टी, यानी छवि बाएं दाएं उल्टी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी पार्श्विक परिवर्तन। तो दोस्तों ये आपका हो गया विशेषता। बाकी जो चित्र है उसको आप लोग जो है देखकर बना लीजिएगा। यही था दोस्तों आप लोग का आंसर की, है ना। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। और जो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, उसको भी जाकर आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा अगर इसका PDF चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।